अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं यूनिट और डायमेंशन पे। डायमेंशन जो बोले थे 11th के लिए बिल्कुल नया टॉपिक। पिछले क्लास में आप लोगों को कुछ हम डायमेंशन निकाले थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर, मोमेंटम या एरिया, वॉल्यूम। तो स्टेप बाय स्टेप निकाले थे कि पहले हम डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल में कन्वर्ट किए थे, फिर उसके बाद हम उस पर डायमेंशन पुट किए थे, प्रोडक्ट फॉर्मूला लिखे थे। अब जब हम आज उससे आगे जाएंगे तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस चला जाता है। तो जो पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, जो डायमेंशन निकाल चुके हैं, आज उसका हम एक चार्ट बना दिए यहाँ पे। ये सारा डायमेंशन जो पिछला वीडियो लेक्चर है आपका, उसमें निकाला गया है स्टेप बाय स्टेप, और आज इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L, वेलोसिटी LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, फोर्स MLT-2, पावर ML²T-3, और वर्क जो है ML²T-2, प्रेशर ML-1T-2, एरिया L², वॉल्यूम L3 और मोमेंटम MLT-1। ये सारा आप देखेंगे पिछला लेक्चर, तो आपको स्टेप बाय स्टेप निकाला गया है ये डायमेंशन। अब हम क्या करते हैं, आपको कुछ क्वांटिटी बताते हैं फिजिक्स में जिसका ना तो यूनिट होता है और ना डायमेंशन होता है। जो आप 2 साल के फिजिक्स में यूज़ करेंगे, खासकर मैथमेटिकल जो टर्म होता है कुछ, उसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। मतलब वो क्वांटिटी अगर फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड होता है तो वो यूनिट डायमेंशन पे इफेक्ट नहीं डालेगा। जैसे सबसे पहला होता है इसमें नंबर। कोई भी नंबर का ना तो यूनिट होता है ना तो डायमेंशन, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, फ्रैक्शनल नंबर हो, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी रहेगा, किसी भी नंबर का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। मीन्स जैसे वेलोसिटी आप बोलते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, अगर वेलोसिटी इंक्रीज भी कर जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, तो नंबर चेंज कर जाने से यूनिट और डायमेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन होता है LT-1। यहाँ नंबर चेंज किया है लेकिन यूनिट वही रहेगा मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन LT-1। जैसे अगर फोर्स लग रहा है आपका, इनिशियल फोर्स, स्टार्टिंग में हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, कुछ देर बाद हम 50 न्यूटन लगा दिए, तो नंबर चेंज किया है, यूनिट में कोई चेंज, नंबर चेंज करने से यूनिट में कोई चेंज नहीं होता है और ना तो डायमेंशन में चेंज होता है। रीजन क्या है कि नंबर का ना तो यूनिट होता है और ना तो डायमेंशन होता है। सेकेंड एग्जांपल है, सेकेंड है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। मैथ्स में इसका नाम आप लोग सुने होंगे। 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हम लोग यूज करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का भी ना तो यूनिट होता है और ना डायमेंशन होता है। जैसे आप जानते हैं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन और डायमेंशन डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, यहां पर हम MLT-2 होता है। अब अगर फोर्स के जगह पे आपको F tan थीटा लिखता है तो कहेगा इसका यूनिट डायमेंशन क्या होगा, तो F फोर्स है, tan थीटा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। तो जो फोर्स का यूनिट डायमेंशन होता है वही टोटल क्वांटिटी का होगा, क्योंकि tan थीटा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। तो F tan थीटा का भी यूनिट होगा न्यूटन
और डायमेंशन होगा mlt -2। वेलोसिटी का आप जानते हैं यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और डायमेंशन होता है वेलोसिटी का lt-1 या lt इनवर्स। अब वेलोसिटी अगर बॉडी का दिया हुआ है v cos थीटा, अगर v cos थीटा वेलोसिटी दिया हुआ है तो cos थीटा आ जाने से इस टर्म के यूनिट डायमेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बहुत स्टूडेंट क्या होता है कि v देखता है वेलोसिटी उसका यूनिट डायमेंशन तो उसको पता है, tan थीटा sin थीटा cos थीटा उसमें ऐड हो जाता है, सोचता अब यूनिट डायमेंशन क्या होगा। तो ये ध्यान रखना है कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। मतलब वो टर्म अगर फिजिकल टर्म के साथ फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड होता है तो उसके यूनिट डायमेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है। तो v cos थीटा का भी यूनिट क्या होगा आपका मीटर पर सेकेंड और डायमेंशन lt इनवर्स। तो ये कॉन्सेप्ट है कि पहला कोई नंबर का किसी भी टाइप का नंबर होगा तो उसका यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। सेकेंड जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है उसका भी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, तो ये सब का आपका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। डस्टर कहाँ है? तो फर्स्ट हो गया नंबर, सेकंड हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, थर्ड है लॉगरिथमिक फंक्शन। ये सब आपको मैथ्स में ज्यादा डिटेल से मिलेगा कि अगर फिजिक्स में आपको लॉग टर्म यूज होता है तो लॉग एक्स का भी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। लॉग एक्चुअल में हमको मैथ्स में पढ़ना है लेकिन कुछ कुछ जगह पे फिजिक्स में भी इसका यूज आता है, क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलेशन के लिए मैथ्स का यूज किया जाता है। तो लॉग टर्म का यूज आपको आगे मिलेगा फिजिक्स में, और मैथ्स में इसका डिटेल से आपको एक चैप्टर ही पढ़ना है लॉग का। तो लॉग एक्स अगर फिजिक्स में आता है तो उसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। तो एक्चुअल में जो लॉग होता है वो दो बेस पर पढ़ा जाता है, लॉग एक्स ऑन बेस 10 और लॉग एक्स ऑन बेस ई, जिसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। दो तरीका से लॉग एक्स होता है, एक लॉग एक्स जो नीचे होता है उसको बेस बोलते हैं ऑन बेस 10, एक लॉग एक्स ऑन बेस ई। जनरली ये आपको ज्यादातर यूज आता है केमिस्ट्री में, और ऑन बेस ई जो है बेस ई वाला जो लॉग है ये हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में, और दोनों लॉग पढ़ना हम लोगों को मैथ्स में। जो डिटेल से आप पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं? मैथ्स में। तो लॉग एक्स ऑन बेस 10 और इसको पढ़ते हैं लॉग एक्स ऑन बेस ई। तो ये जो फिजिक्स में लॉग यूज होता है लॉग एक्स ऑन बेस ई, अगर आप बेस ई नहीं लिखना चाहते हैं फिजिक्स में तो इसको लिखा जाता है ln x, पढ़ा जाता है log x ही। ln x लिखने का मतलब कि log का बेस e है, log log लिखते हैं तो वहां बेस लिखना आपको कंपलसरी होता है कि उसका बेस 10 है या e है। लेकिन जब आप ln x लिखते हैं तो वहां पर आपको बेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस e वाला को ही log को ln x लिखा जाता है। तो आप फिजिक्स में देखेंगे जब log यूज आएगा तो हम लोग log को जनरली ln x से लिखते हैं। तो ln x मीन्स log x ऑन बेस e, और ये log x का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। जैसे अगर आपको दिया हुआ रहता है कि टाइम है t, जिसका यूनिट होता है सेकेंड और डायमेंशन होता है t, तो t log x, तो यहां पर अगर पूछा जाएगा कि इसका यूनिट डायमेंशन क्या होगा तो जो टाइम का यूनिट डायमेंशन होगा वही t log x का होगा, क्योंकि log x का कोई भी यूनिट और डायमेंशन
नहीं होता है, क्योंकि लॉग का एक्चुअल में एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है जो लॉग टेबल में आपको मिलता है, और नंबर का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। तो 3 पार्ट हम लोग पढ़े जिसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। फर्स्ट नंबर, सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, थर्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, फोर्थ होता है मैथ्स का ही पार्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e टू द पावर x, आप लोग नाम शायद सुने होंगे या बहुत बच्चे नाम भी नहीं सुना होगा, ये भी मैथ्स का टॉपिक है कि log x हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। फोर्थ नंबर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिसको हम लोग लिखते हैं e टू द पावर x। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है और इसका भी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। ये सारा मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स के कैलकुलेशन में ये सब टर्म का यूज करते हैं। अभी इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जा सकते हैं, आगे जब इसका यूज आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल यूनिट और डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए कि ये सब टर्म का कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, ये मैथमेटिकल टर्म है। तो 4 क्वांटिटी अभी तक पर देख चुके हम लोग जिसका यूनिट डायमेंशन नहीं होता। पहला नंबर, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, तीसरा लॉगरिथमिक फंक्शन, चौथा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिफ्थ होता है एक्सपोनेंट या उसी को पावर बोलते हैं। पावर का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, ये पावर वर्क पावर वाला नहीं है। एक्सपोनेंट जो बोलते हैं, जैसे 4 मीटर का स्क्वायर आप करते हैं तो होता है 16 मीटर स्क्वायर। तो ये जो पावर है, ये एक्सपोनेंट जो है, इसका कभी भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। जैसे आप 4 मीटर का स्क्वायर पढ़े हैं, लेकिन आज तक कभी भी 4 पे पावर 2 मीटर नहीं देखा हूं, ये गलत है, क्योंकि एक्सपोनेंट में कभी यूनिट और डायमेंशन नहीं आता है। तो जो पावर में रहता है उसका ना तो यूनिट होता है और ना तो डायमेंशन होता है। और 6 एंड लास्ट जो जनरली ये यूज होता है 6 टर्म, जिसका ना तो यूनिट होता है और ना तो डायमेंशन होता है, कि रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी का जो रेशियो होता है उसका भी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। जैसे आप लेंथ का रेशियो लेते हैं 4 मीटर डिवाइडेड बाय 2 मीटर, तो जैसे ही सेम क्वांटिटी का रेशियो लेंगे तो यूनिट और डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट केवल क्या आएगा 2। डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो होगा, जैसे लेंथ बाय टाइम, तो उसका यूनिट और डायमेंशन होता है, वेलोसिटी होता है लेंथ बाय टाइम। लेकिन अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है कहीं पर, तो वह उसका ना तो यूनिट होगा और ना तो डायमेंशन होगा। सेम फिजिकल क्वांटिटी, जैसे अगर हम लोग लेते हैं 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 6 न्यूटन, ये आएगा 2 से कैंसिल कराओगे 5/3, यूनिट और डायमेंशन इसका कैंसिल हो जाएगा। न्यूटन न्यूटन कैंसिल, डायमेंशन पुट कीजिए तो mLT-2, यहाँ भी mLT-2, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का जो रेशियो होता है उसका ना तो यूनिट होता है और ना तो डायमेंशन होता है। तो अभी जो हम आपको बताएं टोटल 6 क्वांटिटीज जिसका ना यूनिट होगा और ना डायमेंशन होगा। सबसे पहला उसमें आता है नंबर, सेकेंड आता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, थर्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, फोर्थ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिफ्थ आता है एक्सपोनेंट या पावर, और सिक्स द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी का अगर रेशियो है तो उसका ना तो यूनिट होगा और ना तो डायमेंशन होगा। अब एक एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी का नाम आप 9th क्लास में सुनोगे और उसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है जिसको हम लोग K से लिखते हैं वो होता है 12 mv²। सुना हुआ फॉर्मूला आप लोगों को, 12 mv² काइनेटिक एनर्जी। अब कोई कहता है इसका यूनिट और डायमेंशन आप बताइए, तो फंडामेंटल में पहले लेके जाना है
जो बेसिक प्रोसेस आपको बताएं। हाफ क्या है? नंबर। तो यूनिट और डायमेंशन निकालते वक्त इस पर तो दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि नंबर का ना तो यूनिट होता है और ना तो डायमेंशन होता है। एम यहां पे क्या होता है? मास, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, और वी है वेलोसिटी, और लेकिन वेलोसिटी का क्या है? स्क्वायर। तो इसका यूनिट और डायमेंशन पूछा जाएगा तो बेसिक प्रोसेस से अगर हम चलते हैं तो पहले किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि मास तो फंडामेंटल है, ये ब्रेक होगा नहीं। वेलोसिटी को आप लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इसका होल स्क्वायर। मास डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ, बाय टाइम का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, ऐसा यूनिट अगर इसका पूछा जाएगा तो क्या होगा? तो ऐसा यूनिट अगर आप देखेंगे, ये फंडामेंटल टर्म आ चुका है, तो इसका ऐसा यूनिट अगर पूछा जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, नंबर का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। मास का होगा केजी, लेंथ का मीटर, स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय टाइम है, उसका भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को साइंटिस्ट के नाम पर हम लोग जूल बोलते हैं। कुछ यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है। और डायमेंशन अगर पूछा जाएगा तो डायमेंशन पूछता है अगर, तो मास का होगा m, लेंथ l बाय t, और इसका होल स्क्वायर, ये हो जाता है एम एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो रिजल्ट आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो यहां ध्यान देंगे आप कि एम एल स्क्वायर टी माइनस टू काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन है, और वही डायमेंशन वर्क का भी होता है जो हम लोग पिछले लेक्चर में निकाले थे। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और वर्क का भी यूनिट आपको बताया गया था, ऐसा यूनिट जूल होता है। तो पूरे फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो स्टडी करना हम लोगों को, वो फोर्स और एनर्जी का, फोर्स और एनर्जी 80% आपको फिजिक्स में यही दो क्वांटिटी पढ़ना है। और किसी भी टाइप का फोर्स हो और किसी भी टाइप का वर्क और एनर्जी हो, उसका यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तब भी यूनिट न्यूटन होगा, डायमेंशन होगा mlt माइनस टू। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तब भी यूनिट होगा न्यूटन, डायमेंशन होगा mlt माइनस टू। अगर मैग्नेटिक फोर्स है तो उसका भी यूनिट होगा न्यूटन, डायमेंशन होगा mlt माइनस टू। न्यूक्लियर फोर्स है तो उसका भी यूनिट होगा न्यूटन और डायमेंशन होगा mlt माइनस टू। मतलब दुनिया में जितना भी टाइप का फोर्स है, फोर्स के टाइप बदल जाने से उसके यूनिट और डायमेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जितना भी टाइप का वर्क और एनर्जी है वो सबका यूनिट जूल होता है और डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस टू होता है। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जितना भी टाइप का एनर्जी है सबका यूनिट जूल होता है, ऐसा यूनिट। और सबका डायमेंशन एक ही होता है ml स्क्वायर t माइनस टू, जो आपको आगे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा फोर्स और एनर्जी पर ही डिस्कशन होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि पूरे फिजिक्स में, चाहे आप 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं या 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जितना भी फोर्स होगा सबका यूनिट यूनिट न्यूटन और डायमेंशन mlt माइनस टू होता है। और जितना भी वर्क और एनर्जी है सबका यूनिट जूल और डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस टू होता है। काइनेटिक एनर्जी का भी ml स्क्वायर t माइनस टू होता है। अब जैसे हम 9th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़े थे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का निकालते हैं यूनिट और डायमेंशन, तो ध्यान से देखिए आप, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो यूनिट डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं। इसको जनरली यू से लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी को के से
और पोटेंशियल एनर्जी को यू से। लेकिन ये हम बार बार आपको बता रहे हैं हर लेक्चर में कि अभी हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो नहीं पढ़ रहे हैं। अभी केवल हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट और डायमेंशन पे। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपको एक चैप्टर मिलेगा फिजिक्स में, बेसिक फिजिक्स के बाद वर्क, पावर एंड एनर्जी। वहां पर उसको डिटेल से पढ़ा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अभी केवल हम उसके यूनिट और डायमेंशन पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट क्या होता है, उनको लगता है कि सर काइनेटिक एनर्जी पढ़ा दिए, सर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दिए, हमको समझ में नहीं आए। तो हम आपको अभी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ा रहे, ना तो फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ा रहे। ये आपको चैप्टर में पढ़ना है। अभी केवल और केवल हम बेसिक फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि पूरे फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में अगर आपको किसी क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन निकालना है तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूला जानते हैं, उसको फंडामेंटल में कन्वर्ट करना जानते हैं, तो आप यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो जो 2 साल तक आप हजारों फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं और हर एक का यूनिट डायमेंशन रटने की कोशिश करते हैं, उसी से बचने के लिए ये प्रोसेस है कि आपको यूनिट डायमेंशन निकालने के लिए आना चाहिए। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी ना पढ़ के उसका डायमेंशन निकालना है, यूनिट निकालना है, तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, mgh ये सिंबल है, और m मीन्स होता है मास, g यहां डिनोट करता है एक्सेलरेशन, लेकिन किसके वजह से, अर्थ के कारण, तो ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ही है लेकिन ग्रेविटी के कारण, और h होता है हाइट। तो अगर आप इसको फंडामेंटल में कन्वर्ट करते हैं तो मास तो फंडामेंटल है ही, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम। रफली हम इसको बोलते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, एक्चुअल में एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम, हाइट क्या आएगा, लेंथ, विड्थ, हाइट जो भी है सब एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। हाइट आप किस में मेजर करते हैं, मीटर में, लेंथ भी मीटर में, विड्थ भी किस में होता है, मीटर में। तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी अगर पूछा जाएगा तो लेंथ ही है। लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी से फॉर्म होता है, लेंथ से। तो मास इनटू वेलोसिटी को फिर आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक टाइम पहले से है तो टाइम का स्क्वायर इनटू लेंथ, और फिर इसको आप लिखते हैं मास इनटू लेंथ इनटू लेंथ। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग लेंथ होता है, तो लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। तो अभी जो हम काइनेटिक एनर्जी का यूनिट निकाले थे वही यूनिट देखेंगे, मास का केजी, लेंथ का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को साइंटिस्ट के नाम से, जूल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो वर्क का यूनिट था, जो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है, वही पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट होता है, और इसका ऐसा यूनिट जूल होता है। तो बताए थे दुनिया में जितना भी टाइप का वर्क और एनर्जी है सबका ऐसा यूनिट जूल ही होता है। और डायमेंशन अगर पूछा जाएगा इसका क्या होगा, तो आप फंडामेंटल में आ चुका है, बताए थे डायमेंशन को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो मास m, लेंथ स्क्वायर l स्क्वायर, टाइम स्क्वायर t स्क्वायर, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखिए तो ml स्क्वायर, t स्क्वायर को आप ऊपर ले जाएंगे तो ml स्क्वायर t माइनस 2, और इसको कंपेयर कीजिए तो यही डायमेंशन वर्क का था, और यही अभी जस्ट पहले काइनेटिक एनर्जी का भी आया। तो जितना भी टाइप का वर्क और एनर्जी है सबका यूनिट, ऐसा यूनिट जूल होता है, और सबका डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2 होता है। तो पूरे फिजिक्स में ये चीज़ अप्लाई होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो फॉर्मूला जानने से क्या होता है कि आपको यूनिट डायमेंशन बहुत इजीली पता चल जाता है। जैसे आप 9th क्लास में कुछ और एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं कि 9th क्लास में आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम सुनोगे। यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है कैपिटल G। अगर आपसे पूछा जाए कि उसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा,
तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, 9th क्लास में आपको मिला है। हम अभी उसी क्वांटिटी पर डिस्कस कर रहे हैं जो आपको 9th 10th में मिल चुका है। अभी हम किसी ऐसे क्वांटिटी पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में आप आज तक सुने ही नहीं है। तो वो जब चैप्टर, जैसे अगर ये सब क्वांटिटी का हम यूनिट डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो जो नया क्वांटिटी आएगा उसका भी हम निकाल सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप ग्रेविटेशन में पढ़े थे कि दो मास है m1 और m2, सेपरेशन है r, डिस्टेंस हुआ दोनों के बीच का। तो फोर्स का फॉर्मूला आप पढ़े थे G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मासेस। 9th क्लास में ये चैप्टर है ग्रेविटेशन, वहां पर न्यूटन ने ये बताया था कि फोर्स कितना होगा 2 पॉइंट मास के बीच का। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटने के बाद जो कांस्टेंट आता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट डायमेंशन क्या होगा। तो जिस क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन आपको निकालना है, आप उसको एक साइड में रखिए और बाकी टर्म को एक साइड ले चलिए। तो जी को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे इसका निकालना है। ये नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर। ये जी यहीं रहेगा, m1 m2 इधर लाओगे, यहाँ प्रोडक्ट में तो इस साइड लाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा m1 इंटू m2। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हो गया। अब कहेगा इसका ऐसा यूनिट बताइए। तो ऐसा यूनिट अगर पूछा जाता है तो फोर्स का यूनिट डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अगर जानते हैं तो, फंडामेंटल में लाने का जरूरत नहीं है। बताए थे जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाएंगे आप पिछले क्वांटिटी का यूज डायरेक्ट कर सकते हैं। तो फोर्स का यूनिट आप जानते हैं न्यूटन। आर क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस मीन्स लेंथ, उसका स्क्वायर है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर का स्क्वायर मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो उसी के लिए हम लोग ये लाइन डालते हैं, मास m1 m2। तो नंबर कोई भी हो, 2 kg हो, 5 kg हो, 10 kg हो, नंबर चेंज करने से मास का यूनिट चेंज नहीं करता है। तो इसका भी kg होगा, इसका भी kg होगा, तो kg इंटू kg स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये याद नहीं करना है। अगर आप फॉर्मूला चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको फॉर्मूला पता है और उस फॉर्मूला से आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन बता सकते हैं। तो यूनिट कितना आ गया आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और डायमेंशन अगर पूछा जाएगा तो डायमेंशन में भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम फंडामेंटल तरीका से बहुत सारा ला चुके हैं। तो फोर्स का डायमेंशन यहां से यूज करते हैं हम डायरेक्ट, mLT-2। डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स लेंथ का स्क्वायर, तो L स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इंटू मास, मास स्क्वायर। इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है तो m ऊपर ले जाओगे, m-1, L इंटू एल स्क्वायर L3, और बेस से में पावर ऐड हो जाता है, और T-2। बहुत इजी तरीका से आप यूनिट और डायमेंशन दोनों निकाल सकते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला ये 9th क्लास से आप जानते हैं तो इसका यूनिट और डायमेंशन पूछा जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और डायमेंशन पूछा जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो m-1 L3 T-2, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। तो अगर आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, चैप्टर जब पढ़ेंगे तो 100% हम लोग फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए फॉर्मूला डिराइव भी होगा, और फॉर्मूला जानने के बाद आप इजी तरीका से यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसलिए यूनिट डायमेंशन में एक कॉन्सेप्ट क्या है, कोई कहेगा कि आप यूनिट डायमेंशन पढ़ लिए तो क्या फिजिक्स के किसी भी क्वांटिटी का आप यूनिट डायमेंशन निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
जब तक उस क्वांटिटी को आप चैप्टर में नहीं पढ़ते, जब तक उसका आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तब तक यूनिट और डायमेंशन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो 2 साल तक जब हमको टोटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, मीन्स हर एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पढ़ना है, तो पढ़ने के बाद अगर हमको प्रोसेस पता है तो हम किसी भी क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं। और यूनिट एंड डायमेंशन से आईआईटी में भी क्वेश्चन आता है, मेडिकल में भी क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है, जैसे ये जितना भी क्वांटिटी आप लोग निकाले हैं वो 9th क्लास के लिए था, कुछ 10th क्लास के क्वांटिटी का भी हम यूनिट डायमेंशन निकालते हैं। जैसे चार्ज का आप नाम सुने, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो कोई कहता है करंट का यूनिट हो क्या होता है एम्पियर, डायमेंशन ए भी लिखते हैं, आई भी लिखते हैं। और अगर चार्ज का पूछा जाए तो क्या होगा, तो चार्ज का जो यूनिट होता है, ध्यान से देखें, एक फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में, I = Q/T। करंट जो होता है वो टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। इसमें करंट फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, लेकिन चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो Q = पूछा जाएगा, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो Q = क्या हो जाएगा IT। और इसी का अगर पूछा जाएगा ऐसा यूनिट बताइए, तो फंडामेंटल के टर्म में ये आ चुका है, करंट और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आप लोगों को बताया गया था, उसमें करंट भी था और टाइम भी था। तो करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट सेकेंड, और इसी को साइंटिस्ट के नाम पर बोला जाता है कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है कूलम। और डायमेंशन पूछा जाएगा तो करंट का डायमेंशन बताए थे I, और टाइम का कैपिटल T, तो ये IT हो जाएगा। या करंट का डायमेंशन कुछ लोग A से भी लिखते हैं, तो A और T भी आप लिख सकते हैं, IT लिखें या AT लिखें, दोनों चार्ज का डायमेंशन है। तो अगर आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, करंट का फॉर्मूला 10th क्लास में, और आपसे चार्ज का यूनिट और डायमेंशन पूछता है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो 2 साल तक जितना भी फॉर्मूला हमको मिलेगा हर चैप्टर में, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा। तो जैसे ही आपको फॉर्मूला पता चल जाता है, आप खुद से भी यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं। वैसे जितना क्वांटिटी हम पढ़ाएंगे हर चैप्टर में, उसका यूनिट डायमेंशन इसी तरीका से निकाल के बताएंगे। और यूनिट डायमेंशन कभी भी रटा नहीं जाता है, याद नहीं कर सकते आप उसको, क्योंकि बहुत कम का पावर का डिफरेंस होता है, +1 -2 +3, इस तरह से डिफरेंस आता है। तो रटेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला से इसको निकालते हैं तो फिर ये बहुत इजी होता है और रटने का काम बिल्कुल भी नहीं होता इसमें। तो नेक्स्ट जैसे और निकालते हैं हम 10th का ही कुछ क्वांटिटी, जैसे शायद आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका यूनिट और डायमेंशन बताइए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है कि V = W/Q फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क बाय चार्ज, और पोटेंशियल को लिखा जाता है V से। तो इसका अगर ऐसा यूनिट पूछा जाएगा, तो वर्क का तो आप जानते हैं क्या होता है यूनिट जूल, और चार्ज का भी तुरंत पढ़े हैं कूलम, तो जूल पर कूलम, और इसको साइंटिस्ट के नाम पे हम लोग बोलते हैं वोल्ट। और इसका डायमेंशन अगर पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं डायमेंशन, कि वर्क का होता है mL² T-2, और चार्ज का भी तुरंत निकालें हैं आप, चार्ज का कितना होता है डायमेंशन IT या AT। अगर हम IT लिखते हैं तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में mL², T ऊपर जाएगा तो यहाँ 1 पावर है तो -1 होगा, T-3, और I को ऊपर ले जाओगे तो I-1। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन होता है mL² T-3 I-1। ये भी 10th क्लास का क्वांटिटी है, mL² T-3 I-1। तो ऐसा यूनिट वोल्ट, और डायमेंशन mL² T-3 I-1 बताए थे। कुछ यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है, जो नाम आपको याद रखना पड़ता है। जैसे आप लोग ओम्स लॉ पढ़े हैं 10th क्लास में,
V इज इक्वल टू आई आर, तो V वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I इलेक्ट्रिक करंट और R होता है रेसिस्टेंस। कहता है रेसिस्टेंस का आप यूनिट डायमेंशन बताइए। एक चीज समझना कि जो पोटेंशियल का यूनिट डायमेंशन होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस का भी होगा, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से यूनिट और डायमेंशन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप 5 kg में से 2 kg को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 kg। kg में से kg माइनस होगा तो रिजल्ट भी kg ही आएगा। तो ना तो यूनिट में कोई चेंज होगा और ना डायमेंशन में। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पोटेंशियल का डिफरेंस, 10 वोल्ट में से 6 वोल्ट को माइनस करेंगे तो रिजल्ट वोल्ट ही आएगा। कितना आएगा, 10 - 6 4 वोल्ट। तो पोटेंशियल का जो यूनिट और डायमेंशन होता है वही यूनिट और डायमेंशन किसका होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का होगा। दो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस, और डेली लाइफ में उसी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ही हम लोग अपने घर में क्या वर्ड यूज करते हैं, वोल्टेज। तो अगर आपको रेसिस्टर का पूछा जाता है कि कितना होगा यूनिट और डायमेंशन, क्या होगा, तो ओम्स लॉ का से आप फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो R इज इक्वल टू पूछा जाएगा तो V बाई आई, जिसका निकालना उसको एक साइड रखना है। तो R इज इक्वल टू V बाई आई। V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जिसको बोलते हैं, और I इलेक्ट्रिक करंट। कहता है इसका यूनिट और डायमेंशन बताइए। तो ऐसा यूनिट इसका होता है, पोटेंशियल का क्या होता है, जो पोटेंशियल का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वोल्ट। और करंट का क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी है एम्पियर, और इसी को आप किस साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं, ओम से। तो रेसिस्टर का जो ऐसा यूनिट होता है वो ओम होता है। और इसका डायमेंशन पूछा जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन, जो पोटेंशियल का डायमेंशन होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। कितना होगा, ml स्क्वायर t-3 I-1। और करंट का डायमेंशन I, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे, यहाँ +1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगा। तो -1 क्या हो जाएगा, -2। तो रिजल्ट आएगा तुम्हारा ml स्क्वायर t-3 I-2। तो ये रेसिस्टर का डायमेंशन होता है, रेसिस्टेंस का डायमेंशन होता है। तो इस तरीका से फॉर्मूला के बेसिस पर आप किसी भी क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लोग ये सीखें कि अगर हम चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उस फॉर्मूला के बेसिस पर यूनिट डायमेंशन कैसे निकालते हैं, और यूनिट डायमेंशन का यूज हम लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा हर चैप्टर में बार बार अगर हम फंडामेंटल तक जाएंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस चला जाता है। तो प्रोसेस पता जरूर होना चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन डायरेक्ट करने की आदत होनी चाहिए, जिससे टाइम आपको कम लगता है। तो ये था आज का लेक्चर यूनिट और डायमेंशन का। इसके बाद जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट पूरे इस यूनिट एंड डायमेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला पॉइंट है। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यूनिट और डायमेंशन का, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये यूनिट एंड डायमेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिससे कंपटीशन में सबसे अधिक क्वेश्चन इस चैप्टर में इसी टॉपिक से आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो यही होने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।